हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हम एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हैं और हमारी चल रही है एनसीईआरटी सीरीज ज्योग्राफी हिस्ट्री की अलग अलग। तो आज हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मानचित्र। तो आज हम पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या होता है और मानचित्र को कैसे देखा और जाना जाता है। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगामी सी टेट की परीक्षा में एनसीईआरटी से ही हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियां और आज हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ ही चुके हैं और ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश, राज्यों, शहरों और गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं हो पाता, क्योंकि ग्लोब बहुत छोटे से ग्लोब पर सभी देशों को दर्शाया जाता है और उसमें हमें अपना देश, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर अपना जिला और गांव देखने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई साबित होती है। और तो उसके लिए हमें मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव हो जाता है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में अधिक जानकारी प्राप्त होती है और मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। फिर आता है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहे जाते हैं। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के तीन घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र एक ऐसा आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। और ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है और पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर हम 2 सेंटीमीटर दूरी में व्यक्त करते हैं। इसका अभिप्राय ये होता है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। और जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे भू महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है और इसके छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे कि 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है।
अब बात करते हैं दिशा पर। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर वाला निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ये वाला दक्षिण दिशा को दर्शाता है, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ये वाला उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाएं अन्य होती हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अब बात करेंगे प्रतीक के बारे में। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के इस्तेमाल को मानचित्र के द्वारा आसानी से खींचा जा सकता है और तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे लाइन का चिन्ह, सड़कों का चिन्ह, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा और जिला सीमा, नदियाँ, कुआं, तालाब, नहर और पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ और पुलिस स्टेशन, ये बस्ती और ये कब्रिस्तान, पेड़ पौधे और घास के मैदान। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं एक गांव के पूरे मैप को। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों और पीले रंग का पठारों तथा हरे रंग का प्रयोग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है और इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अब बात करते हैं खाका की। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम बड़े बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये है आपका होमवर्क। मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से हैं, प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से होते हैं, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्यों, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए और कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? और इन प्रश्नों के आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? नीले रंग का इस्तेमाल किससे दिखाने के लिए किया जाता है? दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है और पैमाना आवश्यक है। इन सब के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। मिलते हैं कल क्लास नंबर 5 के साथ।